अरे ओ नालायको, तुम दोनों को मैंने कहा था ना कि घर की सफाई करके रखना। लेकिन ये सब क्या है? तुम दोनों ने केवल ऊपर ऊपर से ही सफाई की है। देखो, इन कोनों में अभी भी कितनी धूल जमी हुई है। और ये पंखे, इन्हें तो तुमने बस एक ही तरफ से साफ किया है। दूसरी तरफ से साफ कौन करेगा इसे? अरे पागल समझ के रखा है क्या मुझे? हाँ, मेरा मतलब नहीं माँ जी। अरे माँ जी, हम दोनों ने खून पसीना एक करके पूरी मेहनत से सफाई की थी। अब 24 घंटों में ये सब फिर से गंदा तो हो ही जाएगा ना। अब आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ माँ जी, सौम्या बिल्कुल सही कह रही है। हमने तो हमारा काम पूरी शिद्दत से ही किया था। अरे चुप रहो, चांडाल कही की। अरे तुम दोनों जितना आलसी और कामचोर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। समझी कि नहीं? क्या अभी माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो? एकदम सही बोल रही हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों दोबारा से सफाई करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। शायद आपके कान बज रहे हैं माँ जी। अरे नालायक कहीं की। अब जाओ, जाकर सारी सफाई करो। घर में गंदगी होना मतलब पनौती को न्योता देना। और माँ लक्ष्मी तो सिर्फ साफ घरों में ही प्रवेश करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी। आप और आपका ये अंधे विश्वास पर भरोसा। अरे चुप हो जा। घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता भी है क्या तुम्हें? बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अरे मैं तेरी सास हूँ, समझी कि नहीं? बेवकूफ कही की। मनोरमा के कहने पर उन दोनों को सारा काम फिर से करना पड़ता है, जिसे करते करते उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अरे सौम्या, क्या प्लान्स बनाए थे हमने? मस्त मॉल जाकर एंजॉय करेंगे। लेकिन अब देख, हम ये कहाँ आकर फंस गए हैं। गलती तो हमारी ही है बहन। हमने ही सफाई ठीक से नहीं की थी। जो उस बुढ़िया ने जांच लिया और हम दोनों पकड़े गए। ना जाने कौन से पागल कुत्ते ने काटा था मुझे, जो मैंने शादी करने का फैसला लिया। अरे मैं तो कुंवारी ही सही थी। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सो तो है, करो अब मजदूरी। अरे मजदूरी नहीं, गुलामी बोल गुलामी। हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे ही एक रोज जब ईशिका को पीरियड्स आते हैं, तभी हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा ईशिका। अरे तेरे पीरियड्स आए हैं तो तू पूरे घर में क्यों डोल रही है? मैंने तुझे कहा था ना कि अपने कमरे में ही बंद रहना। पर माँ जी, मुझे कमरे में बंद रह रहकर बोर हो रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। अरे तेरे इर्द गिर्द पनौती है अभी, इसीलिए इस हालत में एक कोना पकड़कर बैठना चाहिए। अब देख, तूने कमरे से बाहर निकलकर घर का बाकी का वातावरण भी अशुद्ध कर दिया और साथ ही सौम्या का भी काम बढ़ा दिया तूने। मतलब? मतलब ये है कि अभी तुझे ये सारा खाना बाहर कुत्तों को डालना होगा और नहा धोकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। इस करम जली ने तुझे अब छू जो लिया है क्या? ये सब क्या है माँ जी? हाँ माँ जी, क्यों इस बेचारी का काम बढ़ा रही हो? ये तो बस कहने वाली बातें होती है ना, और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। आप खामखा ही इतनी परेशान हो रही हो और हमारी भी परेशानियां बढ़ा रही हो। अरे बकवास बंद कर अपनी। जितना कह रही हो उतना ही कर। ए लड़की, जा, जल्दी से जाकर नहा ले। और तू तू अभी के अभी चलती बन यहाँ से, वरना मैं तुझे सीधे घर के बाहर निकाल दूंगी। फिर जब तक तेरे पीरियड्स खत्म नहीं होते, तब तक तो बाहर ही रहेगी। ना बाबा ना, मैं तो चली अपने कमरे में। माँ जी, थोड़ी तो दया करो ना मुझ पर। लगभग आधे से ज्यादा खाना मैंने बना भी दिया है, तो फिर अब मैं फिर से सारा खाना कैसे बनाऊं? थोड़ा आप भी तो सोचिए ना। इसमें समय, राशन सब बर्बाद हो रहा है। वो सब चलेगा मुझे, लेकिन मैं ये अनर्थ नहीं होने दे सकती। नहा धोकर पूरे घर में एक बार गंगा जल छिड़क दे, और खास करके रसोई में। और उसके बाद ही फिर से सारा खाना बनाने लग जाना।
याद रहे, समय से खाना बन जाना चाहिए। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। सौम्या को अपनी सास के अंधविश्वासी दिमाग के कारण अब सारा काम फिर से करना पड़ता है। वहीं जब इशिका के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तभी, देख इशिका, अब तो तेरे पीरियड्स भी खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब तो घर के सारे पर्दे, बेडशीट, सोफे के कवर और हर एक चीज फिर से धोएगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि तूने पूरे घर को डोला रे डोला करके अपवित्र किया है, इसीलिए। कहा माँ जी? मैं तो इतना घूमी ही नहीं। आप तो कुछ भी कह रही हो। मैं कुछ भी नहीं कह रही, तूने जो किया है वही बता रही हूँ मैं। अब चुपचाप दिए हुए हुक्म का पालन कर, वरना तेरी खैर नहीं। आज फिर जहाँ इशिका ने 5-6 दिन आराम किया होता है, वही अब पीरियड्स के बाद उसे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद मनोरमा सबको हॉल में बुलाती है। अरे क्या हुआ माँ, आपने सबको अचानक से क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि सब जल्दी सो जाओ, कल सुबह एक पूजा भी है। पर अब आपने ही हमारी नींद तोड़ दी। बोल तो ऐसे रही है जैसे कि वाकई में सो गई थी तू। मुझे चूना मत लगा, मैं सब जानती हूँ। भूतनी की तेरे रात के 2 बजे तक तो फोन में ही घुसी रहती है। अरे नहीं माँ जी, ये सब झूठ है, मैं सच में जल्दी सो जाती हूँ। अरे चुप कर, मैंने तुम चारों को इसीलिए बुलाया है क्योंकि कल की पूजा में जिस जगह से खाना आने वाला था, उन लोगों ने किसी कारणवश आखिरी समय पर मना कर दिया है। और इस आखिरी समय में मुझे कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा। मैंने 2-3 जगह पर ऑर्डर करने की भी कोशिश की, लेकिन सब मना कर रहे हैं। हे भगवान, तो अब मैंने ये सोचा है कि कल सुबह हम सब जल्दी उठकर खाना बनाएंगे। क्या? पर माँ जी, हमें 5-6 लोगों का खाना नहीं बनाना, लगभग 50 से 60 लोगों का खाना बनाना है। जानती हूँ मैं, तुम लोगों की तरह गधी नहीं हूँ मैं कोई। और अगर 5-6 लोगों का खाना होता तो मैं तुम दोनों से ही कह देती ना। पर इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, इसीलिए वो खाना हमें मिलकर बनाना होगा। आकाश और राजीव, तुम दोनों सब्जियां काटने में, प्लेटें लगाने में और बाकी के छोटे मोटे कामों में मदद कर देना। और मैं और तुम दोनों की ये निकम्मी बीवियां, हम तीनों मिलकर खाना बनाएंगी। ढेर सारे पकवान बनेंगे कल, वो भी बगैर प्याज और लहसुन के। हे भगवान, सुबह सुबह इतना सारा काम। हाँ, आंगन में ही चूल्हा लगा देंगे, वहीं पर सारा खाना बनेगा। और 50-60 लोग नहीं, करीबन 70 पकड़ के चलो। कल हमारे घर बहुत लोग आने वाले हैं। पर माँ जी, ये पूजा कराना जरूरी है क्या? हाँ, और इस पूजा में तुम दोनों जोड़ों को बैठना ही होगा। कुछ ग्रह अभी भी सही दिशा में नहीं है, इसीलिए तुम दोनों के भी शादीशुदा जीवन पर संकट आ सकता है। जिस कारण पंडित जी ने ये कहा है कि ये बड़ी पूजा करना अति आवश्यक है और इसे करने के बाद ही यह संकट टल सकता है। बाप रे, कल सुबह उठकर इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो ये सोच सोच कर ही मौत आ रही है। और मुझे भी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो इशिका? अरे थोड़ी ना तुम्हें गांव भर का खाना बनाना है, और तुम अकेली थोड़ी ना हो। हम पांचों मिलकर सारा काम करेंगे ना। हाँ सौम्या, तुम दोनों इतनी चिंता मत करो, सब आराम से हो जाएगा। बस अच्छे मन से और पूरे जोश में काम करना। इतना समझा कर भी ये दोनों समझने से रही। देखो बहू, मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मैं तुम लोगों के भले के लिए ही कर रही हूँ और ये करने का मुझे कोई शौक नहीं आया है। हर 15 दिन में आपका कुछ ना कुछ तो होता ही है माँ जी। ये पूजा, वो संकट और ना जाने क्या कुछ। अरे आपके इस अंधविश्वास के कारण हम परेशान हो गए हैं। खबरदार सौम्या, जो आइंदा से मेरी भक्ति को अंधविश्वास का नाम दिया तो चुड़ैल कही कि अरे तुझ जैसी औरत को हर अच्छी चीज बुरी ही दिखती है।
माफ करना माँ जी, लेकिन आप जिसे भक्ति कह रहे हो वो दरअसल कोई भक्ति नहीं, बल्कि एक अंधविश्वास है। खैर, अब आपने आदेश दिया है तो कल सुबह जल्दी उठकर हमें आपका हाथ बटाना ही होगा, वरना आप तो हमें सूली पर चढ़ा दोगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये खौफ मुझे अच्छा लगा। अब जाओ, जाकर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठना है सबको, तो अपने अपने अलार्म उस प्रकार से लगा देना। दोनों भी बहुएं बहुत काम करती हैं, जिस कारण वो पूरी तरह से थक जाती हैं। हे भगवान, मर गई रे मैं तो। ये बहू होना तो दुनिया का सबसे कठिन काम है। हाँ यार सौम्या, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। खुश तो वही बहुएं हैं जिनकी कोई सास नहीं है। ना जाने इस बुढ़िया का ऊपर का टिकट कब कटेगा। और नहीं तो क्या, जब देखो तब कुछ ना कुछ इसका चालू ही रहता है। कोई ना कोई ढोंगी पंडिती से कुछ भी बकवास कह देता है और ये आकर हमसे अलग अलग काम करवाती है। इसके अंधविश्वास ने तो सच में हमारी जिंदगी छंड करके रखी है। वही तो। लेकिन एक मिनट, क्यों ना हम उसके इसी अंधविश्वास को अपना हथियार बनाएं? मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि माजिद की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका अंधविश्वास पर अटूट भरोसा। कोई उन्हें आकर कुछ भी कह देगा तो वो उसे सच मान लेती है। हाँ बहन, ये बात तो तूने एकदम सही कही। तो हम किसी आदमी को पैसे दे देंगे एक्टिंग करने के लिए, फिर वो आदमी घर पर पंडित के भेष में आएगा और माजी से ये कहेगा कि अगर वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो बहुओं को अपने ससुराल में नहीं बल्कि उनके मायके में रखना होगा, जिससे हम दोनों मायके में चैन से रह पाएगी और हमारा अपने पतियों के साथ रिश्ता भी नहीं टूटेगा। अरे वाह यार, क्या दिमाग लगाया है तूने। ये तो एकदम ठासू प्लान है, और अगर ये सच हो गया तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे बिल्कुल सच होगा। अब वो दोनों किसी आदमी की तलाश में लग जाती हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जिसे वो पैसे देकर एक्टिंग करने के लिए कहती है। बहन जी, आपको मैं हर रोज मंदिर में आते जाते देखता हूँ और मुझे कुछ आभास हुआ है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर चला आया। बताइए ना पंडित जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है, और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके दोनों बेटों के शादीशुदा जीवन का खतरा उस दिन महापूजा के कारण तो टल गया था, लेकिन अब उनके खुद के जीवन पर खतरा आने वाला है, वो भी इन दोनों बीवियों के कारण। उतने में वहां पर पंडित जी के पैर के नीचे एक छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर वो डरकर चिल्लाने लगता है। ओए ला, ये छिपकली इधर क्या करेली है? बचाओ रे बाबा। ओ नो, ये छिपकली कहाँ से आई? अरे आप लोग डरिए मत, मैं अभी इसे बाहर भगा देती हूँ। तूने देखा ना राजीव, अभी पंडित जी की भाषा अचानक से कैसे बदल गई, मानो ये कोई मवाली हो। अब हमें क्या पता कि ये पहले मवाली ही था और अब जाकर पंडित बन गया हो। अरे शांत रे, वरना माँ भड़क जाएगी। अरे पंडित जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, मैं एकदम ठीक हूँ। वो बस छिपकली देख ली ना, इसीलिए थोड़ा डर गया मैं। अरे इशिका, इस कधी आदमी ने अभी अभी अपनी मवाली भाषा में बात की, कहीं किसी को कोई शक न आया हो। अरे नहीं यार, अगर शक आता तो माजी तुरंत कह देती, और माजी तो ऐसे लोगों पर अंधा विश्वास करती है। इसीलिए तू चिंता मत कर, क्योंकि हमारा प्लान तो कामयाब होने ही वाला है। बताइए ना पंडित जी, अब मेरे बेटों के जीवन पर कैसा खतरा मंडरा रहा है और उसका उपाय क्या है? इसका केवल एक ही उपाय है कि अपनी दोनों बहुओं को ससुराल में आने से मना कर दो और लिख दो घर के बाहर कि ससुराल में बहुओं को आना मना है। क्या? हाँ, बहुओं की कुंडलियों में दोष है जो समय के साथ ठीक हो जाएंगे, और वो समय कब होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी?
और ऐसे में हमारी बीवियां कहाँ पर जाएगी? देखो बेटा, तुम दोनों की बीवियों को अपने मायके में रहना होगा, क्योंकि वो दोनों इस घर की चौखट को पार नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, जानता हूँ कि ये काफी कठिन है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। और ये कब तक करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज के आज ही बहुओं को अपने घर छोड़कर आओ, वरना तुम दोनों की भी जान धोखे में आ सकती है, वो भी किसी भी वक्त। बाप रे! इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। देखो माँ, अब आप इस ढोंगी पंडित की बातों में आकर हमारी बीवियों को हमसे अलग मत करो। हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। यार सौम्या, हमें भी थोड़ा भावुक होने की एक्टिंग करनी होगी। हाँ माँ जी, मैं तो राजीव को बहुत ही मिस करूंगी। मायके में तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, हमें यहीं पर रहना है, आपके और अपने पतियों के साथ। हाँ माँ, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। मैं मजबूर हूँ बच्चों, और ये करना जरूरी है। और ये दोनों तो बस इस घर से ही जा रही है, थोड़ी ना हमारी जिंदगियों से जा रही है। इसीलिए तुम इतनी चिंता मत करो, हम सभी लोग मिलते रहेंगे ना। पर अब से इन्हें ससुराल में आना मना है। पर माँ, आप ऐसे किसी भी एरे गिरे पंडित पर भरोसा कैसे कर सकती हो? वो आदमी तो छिपकली को देखकर आइला वगैरह बोलने लगा। देखा ना आपने? और ये बात साफ साफ दर्शाती है कि वो एक ढोंगी आदमी था। अरे चुप हो जा! उन्होंने जो भी कहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा है, और ये सारी बातें सच होती हैं। और वो कोई ढोंगी पंडित नहीं था, समझा कि नहीं? बेटों के कई बार समझाने पर भी मनोरमा नहीं समझती, और वो ईशिका और सौम्या को अपने मायके भेज ही देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं अपनी माँ गायत्री, पिता तेजेंद्र और दादी के साथ रहती है। एक अच्छे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी उसके घर वाले काफी कंजूस होते हैं। ऐसे ही एक रोज, क्या कहा? तेरी जॉब की ट्रिप जा रही है? हाँ माँ, हमारी कंपनी के सभी लोग घूमने जा रहे हैं, वो भी गोवा। इसलिए सबको 6,000 रुपये भरने हैं। मैं भी भर ही दूंगी घर। मुझे कब से गोवा जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं तो बस उसके बारे में सोचती ही रहती। ऑफिस के हेक्टिक शेड्यूल के कारण मुझे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब खुद कंपनी हमें घुमाने ले जा रही है तो फिर मेरे मजे ही मजे हैं। लेकिन बेटा, अगर तुझे कहीं घूमने जाने का ही मन कर रहा है तो हमारे घर के पास में कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं, तो वही जाकर आना। लेकिन इतने पैसे खर्च मत कर बेटा। लेकिन माँ, मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं, और अगर मैं ट्रिप पर नहीं गई तो मुझे ऑफिस जाकर काम करना होगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे। हाँ तो ठीक है ना, कर लेना काम, लेकिन फालतू के पैसे मत खर्च कर। उन्होंने कोई 600 रुपये नहीं बोले हैं, पूरे 6,000 रुपये बोले हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। पर माँ, तेजेंद्र जी, आपकी इस बेवकूफ लड़की को जरा समझाइए। इसे 6,000 रुपये खर्च करके गोवा घूमने जाना है। अरे गोवा भी कोई घूमने की जगह है क्या? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, और यही तय रहा। और ये बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुझे घूमने का इतना ही दिल कर रहा है तो हमारे घर के पास में ढेर सारी अच्छी जगह हैं, तो वही जाकर घूम के आना। आप दोनों कैसे हो? दिन रात मैं बस मेहनत ही करती हूँ, और उसके सारे पैसे भी आप ही ले लेते हो। और अब जब मुझे बाहर घूमने जाना है तब भी उसमें आप लोग मुझे रोक टोक कर रहे हो। अरे बेशरम लड़के, ज्यादा सुना मत। और हम तेरे ये पैसे कहीं इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें तेरे ही भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं। और नहीं तो क्या, अगर तेरे हाथ में पैसे आ गए तब तो तू उन्हें 1 मिनट में ही उड़ा देगी। उल्टा तुझे तो हमारा शुक्र मनाना चाहिए कि हम दोनों तेरे माता पिता है। शुक्र? मुझे तो अफसोस मनाने का दिल करता है
कि आप दोनों मेरे माता पिता हो। क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ, लगता है आपके कान बज रहे हैं। ज्यादा बोल मत महक। देखा ना तेजेंद्र, इसने कैसे बात की मेरे साथ? देखा? महक गुस्से में वहां से चली जाती है। निरंतर रोक टोक और कंजूसी के कारण अब महक दिन ब दिन इरिटेट होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब घर पर महक की सहेली निशा आती है, तभी, वाह यार महक, तूने व्हाइट सॉस पास्ता तो एकदम यमी बनाया है। आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच निशा। लेना, और ले ले। और हाँ, मैंने डिजर्ट भी बनाया है, वो भी खाती जाना। तभी वहां पर दादी और गायत्री आ जाती है। हे भगवान, कढ़ाई भरकर पास्ता बनाया था इसने। अब सारा का सारा सपाचट कर जाएगी क्या ये? सारा का सारा राशन आज ही खत्म करना। पास्ता बनाए तो उसमें इतना चीज बटर और बाकी सामान वेस्ट कर दिया। डिजर्ट बनाए तो उसमें इतनी सारी चीनी वेस्ट कर दी। अरे इससे अच्छा तो तू कुछ बाहर से ही मंगवा लेती ना। उसी बहाने घर का राशन भी बच जाता और तेरी इस सहेली का पेट भी भर जाता। अरे महक, आई थिंक मुझे ज्यादा हो गया है। ये तू वापस रख दे कढ़ाई में। अरे नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे जितना खाना है तो खा। डोंट वरी बेब। अरे नहीं नहीं, मैं बोल रही हूं ना, मुझे बस हो गया। निशा पूरा पास्ता खाती ही नहीं और डेजर्ट भी खाए बिना ही वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद दादी और माँ, ये आप दोनों क्या करती रहती हो? बेवजह मेरी सहेली के सामने मेरी इज्जत की बैंड बजा दिया आप दोनों ने। इसलिए वो बेचारी पूरा पास्ता जी भर के खा भी नहीं पाई और ना ही उसने डेजर्ट खाया, वो भी सिर्फ आप दोनों के बीच में आकर तानी कसने की वजह से। देख महक, हमने कुछ गलत नहीं कहा है। हमने कई बार देखा है, तू जब भी कुछ पकाती है तो राशन की बहुत बर्बादी करती है। लेकिन वो सब मैं थोड़ी ना रोजमर्रा की जिंदगी में करती हूँ। कभी कभी के नाम पर किचन में तो घुसती हूँ मैं। और आप दोनों को अगर कुछ बोलना ही था तो आप लोग मुझे अकेले में आकर बोल देते ना। मेरी सहेली के सामने बोलकर मेरी इज्जत क्यों गवाई? अब देखना, वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को सब बताएगी और इस तरह मेरी इज्जत कहीं की नहीं रह जाएगी। बड़ी आई इज्जत वाली। अरे तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तुझे अपनी इज्जत के बारे में इतना सोच विचार करना चाहिए। जितना हम तुझे कहते हैं ना, उतना ही सुना कर और वैसे ही बर्ताव किया कर। और ज्यादा मुंह मत चला, वरना बचपन में जैसे मोमबत्ती के चटके देती थी ना, ठीक वैसे ही फिर से देना शुरू कर दूंगी। समझी कि नहीं? आपको और आता ही क्या है माँ? कंजूसी करो और दूसरों को डरा, और मुझे बस आप अपने दबाव में रखो। बस इतना ही आता है आपको। ज्यादा जबान मत चला, बता दे रही हूं मैं तुझे। ऐसे ही एक रोज जब महक का फोन खराब हो जाता है, तभी वो उसके बदले में नया फोन लेकर आती है और साथ ही में मिठाई का डब्बा भी लाती है। ये लीजिए, आप सब अपना मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि मैंने आज नया फोन जो खरीदा है। ये देखिए, आईफोन 17 लिया है मैंने। है ना एकदम कमाल का? हे भगवान, ये सब क्या है महक? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तेरे पास तो पहले ही एक फोन है, तो फिर तूने नया फोन क्यों खरीदा? क्योंकि मेरा पुराना फोन खराब हो चुका था पापा, और वो मोबाइल शॉप वाला उसे रिपेयर करने का खर्चा पूरा 8,000 बता रहा था। देखा ना तुमने, ये लड़के कितनी चालाक है। इसे अच्छे से पता है, अगर इसने हमें पगार दे दी तो ये कुछ भी खरीद नहीं पाएगी। इसलिए इसने सारे पैसे डाउन पेमेंट भरने में ही लगा दिए, और अब तो हर महीने ईएमआई पे ईएमआई भरते रहो। अरे क्या माँ, आप भी? अब पुराना फोन खराब हो गया है ना, तो नया फोन तो लूंगी ही ना मैं। कैसी बातें कर रही हो आप? अरे चुप रे। पुराने फोन को रिपेयर करने का खर्चा इस नए फोन के खर्चे से 100 क्या 1000 गुना कम ही है। और तुझे इतना महंगा फोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। सच में तू तो दिमाग से एकदम पैदल ही है। और नहीं तो क्या। जा बेटा, वापस लौटा दे दुकान वाले को और अपना पुराना ही फोन ठीक करा ले।
हाँ महक, माँ जी एकदम सही कह रही है। जल्दी से जाकर वापस कर दे इस फोन को। आप सब ये क्या बोल रहे हो? मैंने लोन का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए अब ये फोन वापस नहीं जा सकता माँ। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? होने को तो इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, अगर हम दिल से ठान ले तो। अरे यार, पता नहीं कैसे पागल लोगों के बीच पैदा हो गई मैं। क्या कहा? तूने हमें पागल बोला ना? ए ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने। चल महक, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। देखता हूँ कि कौन वापस नहीं लेता तेरा फोन। अगर उस फोन वाले ने ये फोन वापस नहीं लिया तो मैं उस मुए का मुंह ही तोड़ दूंगा। ओह गॉड! मेरे को अपने परिवार वालों के दबाव के कारण उस फोन को वापस करना ही पड़ता है, जिस कारण उसे बहुत दुख होता है। और वो ये सब अपनी सहेली निशा को बताती है। सच में यार, सॉरी टू से, पर तेरे परिवार जैसा कंजूस मैंने आज तक कोई नहीं देखा। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उनकी कंजूसी तो कैसे झेल लेती है। अगर तेरी जगह मैं रहती तो मैं किसी की एक नहीं सुनती और अपनी ही चलाती। ये सब बोलना बहुत आसान है निशा, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ यार, वो भी है। मायके में तो मैंने कभी किसी चीज का सुख लिया ही नहीं है। हमारे पास तो सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी मेरे घर वाले मुझे खुद खुद कर जीने के लिए कहते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाते दबाते मैं थक गई हूँ। और अब तो बस मुझे अपने ससुराल से ही उम्मीद है कि एटलीस्ट वो लोग तो मेरे साथ अच्छे से पेश आए और मुझे मेरी इच्छाओं को पूरी करने दे। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे एकदम दिलदार ससुराल मिले। चिंता मत कर बहन, सब कुछ बढ़िया ही होगा। देखना तू, अब घर में महक की शादी की बात चलने लगती है। अरे गायत्री बहू, मैं तो कहती हूँ कि हमारी महक के लिए हमें गांव का ही कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। यहाँ शहर में रहकर तो वो पूरी तरह पागल ही हो चुकी है। अब गांव जाएगी तभी सुधर पाएगी। नहीं माँ जी, मैं अपनी बेटी को गांव बिल्कुल नहीं भेजूंगी। लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? गांव के लोग तो शहर से 100 गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। वो तो है माँ जी, लेकिन फिर भी वो शहर की ही किसी अच्छे घराने की बहू बनेगी। मैंने और तेजेंद्र जी ने पंडित जी से बात कर ली है, तो वो महक के लिए कोई अच्छा लड़का जरूर ढूंढेंगे। अरे नहीं माँ, अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो प्लीज मत ढूंढो, क्योंकि आप लोग तो अपनी ही तरह किसी कंजूस परिवार में मेरी शादी कराओगे। मायके में तो मैं हमेशा ही कंजूसी के कारण मन मारकर चीती आई हूँ, और अब अपनी ससुराल में जाकर मुझे वो सब वापस फेस नहीं करना है। इसलिए प्लीज माँ, आप लोग मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिए। अरे बकवास बंद कर अपनी। हम जिस भी घर में तेरी शादी कराएंगे उसी घर की बहू बनेगी तू, और तुझे हमारी बात माननी ही होगी। हाँ महक, तेरी यहाँ पर कोई मनमानी नहीं चलेगी। शादी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। अरे शादी तो जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है, इसलिए इनमें माता पिता का शामिल होना और उनकी सहमति से सब कुछ होना बहुत जरूरी होता है। ओह गॉड, मेरे कितने अरमान थे कि मेरी एक बिजनेसमैन से शादी होगी और मैं अपने ससुराल में खुशी से रहूंगी। मेरी शादी एकदम धूमधाम से होगी, लेकिन अब इन लोगों के चलते मेरे सारे अरमानों पर पानी फिरने वाला है। ये लोग तो मेरी शादी किसी मंदिर में ही कराएंगे या फिर कोई छोटा सा मंडप बांधकर कराएंगे। हे भगवान, मैं तो बुरी तरह फंसने वाली हूँ। फिर ये सारी बातें महक निशा को बताती है। और तभी, देख महक, अब भी समय गया नहीं है। तू अब तक बस उनके दबाव में ही जीती आ रही है और तुमने भी उनकी बातों का बहुत मान रख लिया। लेकिन ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और इसमें तुझे अपनी मन की ही सुननी चाहिए, ना कि उन लोगों की। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा निशा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग तो मेरे लिए किसी कंजूस घराने का ही लड़का ढूंढेंगे, लेकिन अब मैं क्या करूँ? महक काफी परेशान हो जाती है और उसे ना चाहकर भी अपने परिवार की ही सुननी पड़ती है।
और रणधीर नाम के एक लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है। एक नंबर की पागल है तू। अरे तुझे मैंने 1000 बार समझाया था कि तू अपने मन की ही सुन, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब जा, पछताती रहना सारी उम्र। पहले ये कंजूस मायका और अब ये कंजूस ससुराल। मुबारक हो तुझे तेरा कंजूस ससुराल। यार निशा, ऐसे मत बोलना। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या बकर बकर कर रही हो? शादी के बाद कोई अपने पति को छोड़कर इस तरह कोने में आता है क्या? चल जल्दी, विदाई का समय हो रहा है। अपने मायके से विदा होकर महक अब अपने ससुराल में आ जाती है, जिसमें सास इंदिरा, ससुर गगन और ननद सौम्या होती है। फिर गृह प्रवेश के समय, महक बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। दोनों पति पत्नी साथ में मंदिर में दिया जला और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके अपने नए विवाहित जीवन की शुरुआत करो। ठीक है माँ जी। फिर दिया जलाने के बाद महक देखती है कि उसके लिए टेबल पर ढेर सारे तोहफे रखे हुए हैं और उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। ओ माय गॉड, ये सारे तोहफे मेरे लिए हैं? हाँ महक बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो। माँ जी, पापा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा? अब तुम इस घर की इकलौती बहू हो और तुम्हारे लिए हम ये सब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ये लो बेटा, तुम दोनों के हनीमून की टिकट्स। वाह पापा जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स माँ पापा। और महक बेटा, तुम ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये कोई पराया घर है। ये तुम्हारा अपना ही घर है। जैसा तुम्हारा मायका वैसा ही तुम्हारा ससुराल। अरे ससुराल तो बस नाम के लिए होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम, और ये हमारा वादा है। सो स्वीट ऑफ यू माँ जी। मैंने तो अपने ससुराल वालों के बारे में कितनी गलत बातें सोची थी, लेकिन ये लोग तो एकदम दिलदार निकले। लेकिन क्या सच में ये लोग दिलदार हैं, या फिर ये तो बस पहली और आखिरी बार है? हे भगवान, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मायके जैसा मेरा ससुराल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब शादी के बाद महक का जीवन मानो एकदम से बदल ही जाता है। हनीमून से लौटने पर वह ढेर सारी चीजें लाती है। अरे वाह, तूने तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं। लेकिन महक बेटा, तुझे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? शादी हुई नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों को लूटना शुरू कर दिया। वही तो। अरे कितना सारा सामान लाया है तूने, वो भी केवल मायके वालों के लिए ही। अरे ये सब देखकर वो लोग क्या कहेंगे कि हमने तुझे क्या सिखाकर भेजा है? बस हमारी नाक कटवानी है तुम्हें, और कुछ नहीं। हे भगवान, मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ आकर मुझे आप लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलेगा। पहली बात तो ये है कि ये सब मैंने नहीं, बल्कि आपके दामाद रणधीर ने खरीदा है, और मैं भी उससे यही कह रही थी कि ये सब कहीं ज्यादा ना हो जाए। लेकिन उसने मेरे एक नहीं सुनी और ये सारी चीजें आपके लिए खरीदी। क्या? हाँ माँ। अरे हर कोई आप लोगों की तरह कंजूस और मक्खी चूस नहीं होता। पैसे बचा बचा कर ना जाने आप लोग कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए जिसके चलते आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारकर जीना पड़े। अब एक ही तो जिंदगी है, और जो वक्त आज है वो कल बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आज जी भर के जी लेना चाहिए। बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे बचत कर कर के ही तेरी बाप ने आज तुझे इतना बड़ा किया है, इतने अच्छे घर की बहू बनाया है तुझे। अब पैसा है तो उसे पानी की तरह उड़ाते रहो। भला ये कहाँ की सीख है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मैं अब वही सारी बातों को रिपीट कर करके यहाँ आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहती। मुझे भूख लगी है माँ, जल्दी से कुछ खिला दो, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। अरे बाहर से ऑर्डर करके फालतू के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तेरे लिए कुछ झटपट बना देती हूँ। ऐसे ही एक रोज गायत्री महक का स्टेटस देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान,
अरे क्या हुआ? बोखला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, आपकी पोती क्या कर रही है? इसकी शादी हुए तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये मैडम अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई है, वो भी किसी विला में। अरे इसे तो कोई लाज शर्म है ही नहीं। क्या बोल रही है गायत्री? ये लड़की मानती क्यों नहीं? ना जाने क्या होगा इसका। अरे कितनी बार समझा चुके हैं हम, लेकिन फिर भी नहीं समझती है। आने दो कल इसे वापस, फिर फोन करके अच्छे से क्लास लूंगी इसकी। फिर अगले दिन जब महक ट्रिप से वापस लौटती है, तभी गायत्री उसे कॉल करके खूब सुनाती है। तुझे हमने पहले भी कहा था ना कि अपने ससुराल वालों के सामने अच्छे से रहना, फालतूगिरी मत करना, लेकिन फिर भी तुझे समझ नहीं आता। तेरी अब तो कुंवारी नहीं है, शादीशुदा हो गई है, तो फिर क्या जरूरत थी उन लोफर सहेलियों के साथ मटर गश्ती करने की? तेरे ससुराल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? अरे क्या हुआ? आप भी घूम फिर कर वही बातें करने लगती हो आप। क्यों? अब तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? देख महक, यहाँ पर बात घूम फिर कर हमारी तुझे दी गई हुई परवरिश और संस्कारों पर आती है। अरे वो लोग तेरे सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तेरे पीठ पीछे तुझे नाम ही रखेंगे, तेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे। शुरुआती के दिनों में तेरी सारी मनमानी चलने देंगे, लेकिन एक ना एक दिन उनका असली रंग तुझे जरूर दिखेगा। ओ प्लीज माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए इतना निगेटिव मत बोलिए। और आपको सच जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए मुझे सास नहीं कहा है। वो यही चाहती थी कि मैं उनके साथ चली जाऊं और 2 दिनों तक एंजॉय करके आऊं। वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, उनका मन खुला है, सोच काफी नई और अच्छी है उनकी। अच्छा, अब तेरी माँ पराई हो गई है और तेरी सास अपनी हो गई है क्या? आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ, क्योंकि आप पापा और दादी, आप तीनों को जितना भी समझाओ, लेकिन मेरी बातें आपको गलत ही लगती हैं, क्योंकि आप लोग सामने वाले की बातें सुनते ही नहीं हो, अपने ही मन की चलाते हो और अपनी ही सोच को सही साबित करने के पीछे पड़े रहते हो, ना कि उसे सुधार कर उसमें अच्छा बदलाव लाते हो। अरे जब तू यहाँ पर रहती थी तब भी तो कम बोला करती थी, लेकिन जब से तू तेरे ससुराल चली गई है, तेरी जबान तो एकदम तेज तर्रार चलने लगी है। माफ करना माँ, लेकिन आप मुझे हमेशा ऐसे नहीं सुना सकती। और जब मेरे ससुराल वालों को ही कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे तो ये फंडा कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मुझे अभी ढेर सारे काम पड़े हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय। अरे पर देखा, इसे कॉल काट दिया इसने। क्यों ना काटेगी? अरे अब वहां उसके हिसाब से सब चल रहा है, नया नया ससुराल है, थोड़े दिन बीतने दो, तब वही ससुराल वाले अपने असली रूप में आकर उसे रोक टोक करने लगेंगे और उसे हद में रहना सिखाएंगे। दिन गुजरते जाते हैं, ऐसे ही एक रोज। नहीं निशा, मेरे ससुराल वाले तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। अब मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। अगर वो सब शुरुआत का ही दिखावा होता तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था ना। और मैंने इन सबको टेस्ट करके देख लिया है, सब वाकई में मन से बहुत अच्छे हैं। मैं तो बेवजह ही इतना डर रही थी। चल अच्छा है बहन, तेरे मायके वालों ने कोई काम तो सही और अच्छा किया है, वरना मुझे तो यही टेंशन थी कि कहीं तेरे मायके वालों की तरह तेरे ससुराल वाले भी कंजूस ना निकले। सच कहूँ निशा, तो मुझे यहाँ पर रहते हुए ससुराल वाली फीलिंग आती ही नहीं। उल्टा मुझे मेरा मायका ही ससुराल जैसा लगता है। और यहाँ पर बात बस रोक टोक की नहीं है, क्या सही चीज है क्या गलत है, इसका फर्क मैं भी अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन हर बात में टोकम टाकी सही नहीं है। उन लोगों ने तो मुझे और मेरे मन को कभी नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार देते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को भी समझते हैं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब बस अपने ससुराल में ऐसी ही खुशी से रहे और तेरे मायके वालों की टेंशन मत लिया कर। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। हाँ यार, मैं तो वही करती हूँ। फिर एक रोज
जब महक का जन्मदिन होता है तभी सौम्या उसके लिए अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और वो उसे तोहफे भी देती है। हैप्पी बर्थडे भाभी, गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। और मैंने आपके लिए ये कार्ड भी बनाया है। वाह सौम्या, ये कार्ड तो कितना प्यारा है। लेकिन तुम्हारी तो कॉलेज की फाइनल एग्जाम चल रही है ना, तो तुमने अपनी पढ़ाई में से कीमती समय निकालकर ये क्यों बनाया? क्यों मतलब? अब आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आखिर ये आपका इस घर में पहला बर्थडे है। थैंक यू सो मच सौम्या, तुम तो एकदम बेस्ट ननंद हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। और इतना ही नहीं, माँ और पापा ने तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्टी भी रखी है, क्योंकि ये तुम्हारा शादी के बाद ससुराल में पहला बर्थडे है ना, इसीलिए। हे भगवान, इतना सारा प्यार एक ही दिन में मिलेगा तो कैसे चलेगा? इतनी खुशियां तो मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। या तुम भी महक, कुछ भी बोलती रहती हो। मैं सच कह रही हूँ रणधीर, आज तक मुझे मेरे जिंदगी में इतने तोहफे और सरप्राइजेस कभी नहीं मिले जितने कि आज इस बर्थडे पर मिल रहे हैं। मैं सच में बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे ससुराल के रूप में दूसरा मायका मिल गया, जहाँ मुझे अपने असली मायके से भी ज्यादा अपनापन महसूस होता है। फिर शाम में पार्टी रखी जाती है और गायत्री, तेजेंद्र और दादी भी उसका हिस्सा बनते हैं। सारा तामझाम देखकर वो काफी हैरान होते हैं। बाप रे, देख तो गायत्री, महक के जन्मदिन के लिए इन लोगों ने तो बहुत खर्चा किया है। अरे इतना खर्चा तो हमने भी इसके लिए कभी नहीं किया। उल्टा हम लोग तो इसके जन्मदिन को ठीक से मनाते भी नहीं थे, ताकि वही पैसे उसके भविष्य के लिए काम में आए। हाँ माँ जी, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। ये महक का पहला जन्मदिन होगा जो इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वरना वो तो हर साल अपने जन्मदिन पर रोती ही रहती, क्योंकि हम लोग उसे ठीक से मनाते ही नहीं थे। तभी वहां पर महक आती है। तो बताइए, कैसा लग रहा है पार्टी का सेटअप? ये सब माँ जी और पापा जी ने अरेंज करवाया है मेरे लिए, क्योंकि मेरा इस घर में पहला बर्थडे है ना, इसीलिए। बहुत ही अच्छा है बेटा, लेकिन फिर भी अगर तेरे ससुराल वाले दिलदार हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू भी ना समझ बनकर उनके दिए हुए तोहफों को पागलों की तरह स्वीकार करती रहेगी। थोड़ा मना भी कर दिया करना, वरना वो लोग तो यही कहेंगे कि इसे तो बस लेना ही आता है। अरे अपनी ही हाथों से अपनी इज्जत क्यों गंवा रही है तू? तभी वहां पर रणधीर आता है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरे घर वाले महक के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते और ना ही कभी ऐसा सोच पाएंगे। यहाँ सबकी सोच काफी अलग है और आप भी प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि महक अब इस घर का बहुत ही अहम हिस्सा है। अरे नहीं रणधीर बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो वो। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकता हूँ। आप प्लीज सफाई मत दीजिए। मैं तो बस आपको क्लियर करना चाहता था कि आप जैसा समझ रही हो वैसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। और हाँ, प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। अब ऐसे ही महक के जीवन में आती खुशियों को देखकर उसके मायके वालों को काफी हैरानी होती है। मेरी कल ही बात हुई महक से। उसे रणधीर ने नया फोन दिलाया है, क्योंकि उसका पुराना फोन फिर से खराब हो गया था। वही ना, जिसके लिए उसने 8,000 रुपए खर्च किए थे। तूने ही कहा था ना उसे? हाँ माँ, वही फोन। वो तो ये भी बता रही थी कि अभी वो अपना छोटा सा केक का शॉप भी खोलने वाली है। ससुराल वालों की एक प्रॉपर्टी है, वो रेंट पर थी, तो वहां पर वो लोग अब दुकान खोलना चाहते हैं। इसीलिए अब महक वहां पर केक की दुकान खोलने वाली है। तभी वहां पर पड़ोसन मेघा आती है। क्या बात है, वैसे माफी चाहती हूँ। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन गायत्री बहन, ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी बेटी की तो एकदम लॉटरी ही लग गई है, जो उसे ऐसा ससुराल मिला है। मतलब मैं उसके स्टेटस अक्सर देखती रहती हूँ। जो जो चीजें उसे मायके में रहते हुए चाहिए थी, वो सब चीजें उसे अपने ससुराल में मिल रही हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो क्या कह रही है? आखिर मतलब क्या है तेरे कहने का?
मतलब ये ही दादी जी कि आप लोगों को उसे समझ कर लेना चाहिए था। अगर उसने आप सबका मान रखकर आप सबकी सुनी थी, तो आपको भी उसकी इच्छाओं की कदर करनी चाहिए थी। अब उसने थोड़ी ना आप लोगों से कोई हीरे जवाहरात मांगे थे। उस बेचारी की तो बस कोई छोटी मोटी ही ख्वाहिशें थी। खैर, मैं तो चली। मैं तो बस आपसे यही कहने आई थी कि शाम तक मेरा एक पार्सल आएगा, तो आप उसे रख लेना। वो मैं रात में लौटूंगी ना, तो वापस लौटने पर आपसे ले लूंगी। आती हूँ हाँ। इतना कहकर मेघा चली जाती है, लेकिन उसकी बातें सबके मन पर गहरा असर छोड़ देती हैं और वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं। मेघा ने अभी जो कुछ भी कहा है, वो सब सही कहा। हमने मेघा को और उसकी ख्वाहिशों को कभी ठीक से समझा ही नहीं और घर में बस अपने ही चलाते रहे। लेकिन हमेशा उसने अंत में हमारे कहने के अनुसार ही बर्ताव किया। माना कि थोड़ी मुफत थी, लेकिन कभी भी अपने मन का बिल्कुल नहीं किया। कभी हमारे बात के खिलाफ भी नहीं गई। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अगर महक चाहती तो वो हमारी बातों के खिलाफ जा सकती थी, लेकिन उसने वैसा बिल्कुल नहीं किया। और यही साफ साफ दर्शाता है कि उसके मन में हमारे प्रति कितनी इज्जत है, कितना प्यार है हमारे लिए। और वही प्यार वो हमसे आज भी करती है। इसीलिए वो बस थोड़ी जबान चलाती है, लेकिन हमारे खिलाफ कभी नहीं जाती। और अगर देखा जाए तो वो जबान भी तभी चलाती है जहां पर सामने वाला व्यक्ति गलत हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। अपनी गलतियों का एहसास होने पर वो तीनों उसे घर बुलाकर उससे माफी मांगते हैं। हे भगवान, ये आप तीनों क्या कर रहे हो? प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। नहीं बेटा, हमें ये करने दे। कंजूसी के चलते हमने तेरा कई बार मन मारा है, लेकिन फिर भी तूने हमारा मान रखा। हाँ बेटा, लेकिन अब हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपने स्वभाव में सुधार लाएंगे और जैसा तू कहती है वैसा ही करेंगे। हाँ बेटा, तूने सही कहा था। बचत करना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं जिससे अपनी इच्छाओं को मारना पड़े। हमें जीवन एक ही बार मिलता है। माफ कर दे लाडो, हमने तेरा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन हम तुझसे वादा करते हैं कि जैसे तेरा ससुराल दिलदार है, वैसे भी तेरा ये मायका भी दिलदार कहलाएगा। महक भावुक होकर सबको माफ कर देती है, जिसके बाद वो लोग अपने स्वभाव में सुधार लाकर कंजूसी करना छोड़ देते हैं।